स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जॉयस और हॉपर पकड़े जा चुके थे। वो दोनों विल को ढूंढने के लिए हॉकिंस के लैब में पहुंचे थे। एल ने विल को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अपसेट डाउन दुनिया के अंदर विल का कैसल भी टूट चुका था और विल काफी ज्यादा मुसीबत में था। इन्हीं सब कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं और उससे मिलने के लिए डॉक्टर ब्रेनर आते हैं और बात इस तरह से करते हैं मानो कि वो उस पूरी दुनिया का काफी ज्यादा भला चाहते हैं और कहते हैं कि हम इस पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं। अगर हम विल के बारे में पता कर ले या फिर तुम हमें एल के बारे में बता दो तो ये पूरी दुनिया बच जाएगी। अब तक तकरीबन 6 लोग मारे जा चुके हैं इस अपसाइड डाउन दुनिया का दरवाजा खुलने पे और जाने ना जाए, इसी कारण हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। लेकिन जॉयस डॉक्टर ब्रेनर के सारे इरादे जानती थी, इसी कारण वो डॉक्टर ब्रेनर पे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे की झूठी बॉडी मुझे दी थी, यानी कि उसे मरा हुआ साबित कर दिया था, और उसके बाद तुम मुझे आके कहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। दूसरी तरफ हॉपर को भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और उससे पूछा जा रहा था कि तुम्हें क्या क्या पता है। तो हॉपर कहता है कि तुम लोगों का काम तो खत्म समझो, तुम बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि तुमने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। इस चक्कर के अंदर विल बायर्स गायब हुआ है, बारबरा गायब हुई है और साथ ही साथ तुमने मेरे दोस्त रेस्टोरेंट के ओनर को भी मार डाला। मैंने ये सारी चीजों के बारे में एक न्यूज चैनल को बता दिया है और अब तुम चाहते हो कि तुम उस छोटी बच्ची को अपने पास ले लो। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। स्कूल के अंदर अभी भी बच्चे एक साथ ही बैठे थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन और नैन्सी एक साथ चले गए थे इसी मॉन्स्टर को मारने के लिए, और ये बात माइक को पता चल जाती है कि उसकी बहन नैन्सी और जॉन यहाँ पर नहीं है। जॉन और नैन्सी जॉन के घर के अंदर ट्रैप बनाते रहते हैं, वो शार्प वेपन बना देते हैं और इसी के साथ में बड़े जानवर को पकड़ने के लिए ट्रैप और साथ ही साथ आग लगाने वाली चीजें भी कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर हॉपर के साथ में एक डील करने के लिए आते हैं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। हॉपर कहता है कि मुझे और जॉयस को यहाँ से जाने दो, हम अपने आप विल को जाके इस दूसरी दुनिया से ढूंढ के ले आएंगे। अगर हमें वो बच्चा मिल जाता है तो हम डील करते हैं कि हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ब्रेनर इसी के बीच में एक शर्त और रख देता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन उसके बाद तुम हमें एल के बारे में बता दोगे कि आखिर वो बच्ची कहाँ पर है। जिसके बाद में हॉपर और जॉयस यहाँ से निकल पड़ते हैं और लैब के बेसमेंट में जाके इन्हें एक ड्रेस दी जाती है जिससे कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके सांस ले सके। जॉयस को पता चलता है कि हॉपर ने इन लोगों से मिलकर एक डील करी है कि अगर ये लोग विल को यहाँ से ढूंढ के ले गए तो ये दोनों बाहर जाके पूरी दुनिया में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जॉयस और हॉपर ड्रेसेस पहन के इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के दरवाजे से अंदर की तरफ चले जाते हैं। जॉयस को काफी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, उसे सांस नहीं आती है। हॉपर उसे शांत करने की कोशिश करता है और तभी उसे अपनी पास्ट का सीन याद आता है। हमें यहाँ पे हॉपर की फैमिली दिखाई जाती है जो कि अब तक नहीं दिखाई गई थी। हॉपर के साथ उसकी वाइफ थी और उसके पास एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन ये बच्ची एकदम से खेलते हुए शांत हो जाती है, रुक जाती है और कुछ बात नहीं करती है। इधर जॉन और नैन्सी उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए अपने हाथ को काट देते हैं ताकि ब्लड गिरने पे वो जानवर सूंघता हुआ इसी जगह पे पहुंच जाए। स्कूल के अंदर बच्चों को भी भूख लग रही थी, इसी कारण वो कैंटीन की तरफ जाते हैं। यहाँ जॉन और नैन्सी दोनों एक दूसरे के हाथ पे पट्टी बांध देते हैं ब्लड को रोकने के लिए और वेट करते हैं कि कब वो मॉन्स्टर आएगा। धीरे धीरे करके इन्हें आवाजें आनी शुरू तो हो जाती है, लेकिन दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि स्टीव होता है। स्टीव को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो नैन्सी से बात करने के लिए और माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन स्टीव को कुछ चीजें अलग लगने लगती है और वो नैन्सी के हाथ पे लगी चोट को देख के दरवाजे को खोल के सीधा अंदर आ जाता है। स्टीव ये चीजें देख के और ज्यादा डर जाता है कि घर में आखिर इतने ज्यादा ट्रैप क्यों लगे हुए हैं। नैन्सी भी गुस्से में आके हाथ में गन उठा लेती है और स्टीव को कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। स्टीव को समझ नहीं आता कि आखिर नैन्सी इतना गुस्सा क्यों कर रही है, उसके हाथ में गन क्यों है और पूरे घर में ट्रैप क्यों लगे हैं। चीजें नॉर्मल हो पाती इससे पहले तो वो मॉन्स्टर रूफ टॉप को फाड़ते हुए सीधा नीचे पहुंच जाता है। अब तक जो लाइट ब्लिंक हो रही थी वो सारी लाइट्स बंद हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जॉयस और हॉपर पे, जो कि दूसरी दुनिया में जाके अपने ही पूरे शहर में विल को ढूंढ रहे थे। हॉपर के पास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि हॉपर की बेटी को जब हॉस्पिटल लेके आया गया था तो पता चला था कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। हॉपर अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ नैन्सी, जॉन और स्टीव एक साथ में कमरे के अंदर थे। उन्हें लगा कि शायद ये जानवर चला गया है क्योंकि वो ट्रैप में तो नहीं पकड़ा गया है। अगर वो पकड़ा गया होता तो आवाज जरूर आती। इसी कारण लाइट्स वापस आने के बाद ये बाहर आते हैं। नैन्सी गुस्से में आके स्टीव को कहती है कि मैं तुम्हें अभी इस टाइम कुछ नहीं समझा सकती हूँ, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो इसी टाइम यहाँ से चले जाओ, वो जानवर वापस जरूर आएगा। स्टीव को खुद की जान प्यारी थी, इसी कारण वो घर छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कार में बैठने से पहले उसे एहसास होता है कि शायद अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उसे शायद अंदर मदद करने के लिए जाना चाहिए। तभी यहाँ पे नैन्सी और जॉन को पता चलता है कि लाइट्स वापस जा चुकी है और इनके सामने ही वो मॉन्स्टर खड़ा है। इस मॉन्स्टर ने जॉन को नीचे गिरा दिया था और उसका गला पकड़ लिया था। नैन्सी उसके ऊपर बंदूक से शूट
शूट भी करती है, लेकिन उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर नैन्सी और जॉन एक साथ मारे जाने वाले थे कि तभी वहाँ पे स्टीव एंट्री करता है और उस जानवर को बुरी तरीके से मारता है और इसी के साथ ये तीनों एक कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन के हाथ में लाइटर था और वो पेट्रोल के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि ट्रैप में पकड़ा हुआ ये जानवर वहीं पे जल जाए। लेकिन जब इस आग को बुझाया जाता है तो इन्हें वो जानवर अधमरा नहीं मिलता है, बल्कि वो वहाँ से भाग चुका था। इन्हीं सारी आवाजों को दूसरी दुनिया के अंदर जॉयस और हॉपर सुन रहे थे। हॉपर खुद के घर के अंदर दूसरी दुनिया के थ्रू पहुँचती है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जॉन के घर के अंदर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। इस बार वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, बल्कि बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी थी। इस बार जॉन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि यहाँ पे वो मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसकी मॉम दूसरी दुनिया में पहुँच चुकी है विल को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जॉयस भी अपने बेटे जॉन को महसूस कर पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये दोनों ही समझ गए थे कि ये दोनों अलग अलग दुनियाओं में एक जगह पे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ हमें एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। यहाँ पे माइक एल को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपने साथ में बॉलरूम डांस पे लेके जाएगा। एल इन सारी बातों को नहीं समझती थी, वो फ्रेंड से ज्यादा का मतलब समझती ही नहीं थी। माइक एल के क्लोज आ जाता है, लेकिन ये चीजें भी एल को पसंद आती है। गाड़ियों की आवाज सुनने पे माइक को लगता है कि शायद उसकी बहन नैन्सी आई होगी, लेकिन असल के अंदर ये नैन्सी नहीं थी, बल्कि हॉपर की डील के अकॉर्डिंग अब डॉक्टर ब्रैनर के सारे लोगों को पता चल चुका था कि एल इस टाइम स्कूल के अंदर है। इसी कारण वो पूरी टीम स्कूल के अंदर एल को लेने के लिए पहुंच चुकी थी। माइक अंदर भागता है और बच्चों को बताता है कि भागो यहाँ से, बुरे लोग आ गए हैं। लेकिन ये बच्चे कहाँ तक भाग पाते, सारी टीम इनके आसपास ही थी। एल वहाँ पे अपनी पावर दिखाना शुरू करती है। वो अपनी पावर से कई सारे लोगों को वहीं पे मार के गिरा देती है, लेकिन वो खुद भी वीक हो जाती है। इसी कारण वो वहीं पे बेहोश हो चुकी थी। यहाँ हॉपर और जॉयस भी आगे बढ़ते जाते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं तो विल जरूर मिलेगा। माइक, डस्टिन, ल्यूकस एल के साथ में भाग ही रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ब्रैनर आ जाते हैं, जो कि एल को उठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि बच्ची डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लेने आ गए हैं, आज के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एल वहाँ पे रोती ही रहती है, क्योंकि उसे माइक के पास वापस जाना था। अब यहाँ पे इस एपिसोड का सबसे शानदार सीन आता है, क्योंकि जितने लोगों को एल ने मारा था उन लोगों की बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा था। उसी ब्लड को स्मेल करते हुए वही दूसरी दुनिया का जानवर फिर से इन लोगों पे अटैक करता है दूसरी तरफ से। जिन लोगों के पास में गन थी वो उस मॉन्स्टर को शूट करते जा रहे थे। यहाँ जॉयस और हॉपर भी एक ऐसी जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे अंधेरा तो था ही, लेकिन उस जानवर का एक बड़ा सा एग भी उन्हें मिला था। जमीन पे गिरा हुआ खून भी इन्हें दिखाई दे रहा था और जालों के अंदर कई सारे लोग भी बंद थे। यहाँ माइक, डस्टिन और ल्यूकस एल को अपने साथ उठा के एक रूम में ले जाते हैं। बाहर की तरफ सारे लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट किए जा रहे थे। यहाँ एल माइक से प्रॉमिस ले रही थी कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा ना, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। तभी इस रूम की भी लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और एक मूवमेंट के बाद में इस दरवाजे को तोड़ के वो मॉन्स्टर इस रूम के अंदर पहुंच जाता है। ल्यूकस के पास सिर्फ और सिर्फ गुलेल था और वो उसी से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को जो कि दूसरी दुनिया से आया था, ये बच्चे आखिर उसे कैसे हरा पाते। तभी वहाँ पे एल खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये किसी के काबू में नहीं आ सकता है। वो माइक को पीछे की तरफ धक्का देती है और उसके बाद में उस मॉन्स्टर के पास जाती है, मानो कि एल की पूरी पावर उस मॉन्स्टर को हराने में लग चुकी थी। एल माइक को गुड बाय करती है और कहती है कि हम जरूर मिलेंगे। एल की भी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। एल कह के जाती है कि अब बहुत हुआ। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पावर से पूरी जोर से अटैक करती है। वो मॉन्स्टर तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसी के साथ में एल भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। एल इस टाइम पे कहाँ गई थी ये किसी को भी नहीं पता था। क्या वो दूसरी दुनिया में जा चुकी थी या वो मर गई थी, ये भी हमें नहीं पता है। माइक उसे ढूंढता है और बहुत जोर जोर से रोता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। इसी के साथ में दूसरी दुनिया में हॉपर और जॉयस को विल मिल जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसकी मुंह के अंदर सील आ चुकी थी, एक बड़ा सा स्नेक के जैसे। इसी कारण विल सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी वहाँ पे हॉपर उसे ब्रीदिंग देने की कोशिश करता है, बार बार में उसके हार्ट को पंप करता है ताकि वापस से वो सांस ले सके। हॉपर को यहाँ पे अपना पास्ट भी याद आता है कि कैसे उसकी बच्ची उसकी आंखों के सामने मर रही थी और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। हॉपर यहाँ बार बार विल को कह रहा था कि बच्चे तुम लड़ सकते हो। जॉयस भी रोती जा रही थी कि शायद कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे। उसी टाइम पे विल को वापस से सांस आ जाती है। जॉयस अपने बेटे को जिंदा देख के बहुत खुश थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले आ चुके थे। माइक की फैमिली भी आ चुकी थी और विल सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। हमें ये सीन नहीं दिखाया गया कि हॉपर और जॉयस कैसे विल को इस दुनिया से बाहर लेकर आए, लेकिन जो भी हो विल वापस से अपनी दुनिया में पहुंच चुका था। विल के पास उसका भाई जॉन बैठा था और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। साथ ही साथ यहाँ पे माइक की पूरी फैमिली, नैन्सी, उसके मम्मी पापा, साथ ही साथ स्टीव, डस्टिन, ल्यूकस
सभी यहाँ पे थे विल के पास में। विल को जब होश आता है तो माइक, डस्टिन, ल्यूकस तीनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और अब तक जितनी भी चीजें हुई उसे सब कुछ बताते हैं कि तुम्हारा हम लोगों ने फ्यूनरल तक किया और तुम्हें बचाने वाली एक लड़की थी जिसके पास में सुपर पावर्स थी। डेमिगॉर्गन यहाँ पे आया था। तब विल कहता है कि मैं उसी से बच के आया हूँ। डॉक्टर ब्रैनर और उसके लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हॉपर और जॉयस अपने बेटे को जिंदा वहाँ से उस दुनिया से ले आएंगे। इसी कारण हॉपर से उस टाइम पूछताछ के लिए एक गाड़ी आई थी और हॉपर उसी में बैठ के चला गया। अब आखिर हॉपर को क्यों लेके गए थे और उसे क्या पूछताछ की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। सीन यहाँ पे 1 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर माइक के घर पे वापस से ये चारों बच्चे उसी गेम को पहले के जैसे खेल रहे थे। माइक यहाँ पे अब तक भी एल को याद किया करता था। इस बार विल को लेने के लिए उसका भाई जॉन आया था। ये क्रिसमस का दिन था, इसी कारण नैन्सी जॉन को एक गिफ्ट देती है जो कि कार में बैठने के बाद विल ओपन करता है तो उन्हें एक कैमरा मिलता है क्योंकि कई सारे एपिसोड पहले हमने देखा था कि स्टीव के दोस्तों ने मिलकर जॉन का कैमरा तोड़ दिया था और नैन्सी इस टाइम स्टीव के साथ वापस रिलेशनशिप में थी। हॉपर जो कि अब तक अकेला रहता है, वो क्रिसमस की पार्टी में अपने ऑफिस में सिर्फ खाना खाने के लिए आया था, लेकिन खाना खाने के साथ में वो एक टिफिन के अंदर कुछ खाना ले जाता है। एकदम सुनसान सड़क पे फॉरेस्ट में जाके वो गाड़ी रोकता है, थोड़ा अंदर तक जाता है और एक बॉक्स के अंदर खाना रखता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो खाने के ऊपर वॉफल्स रखता है। अब गाइज हम सभी को पता है कि वॉफल्स तो एल को बहुत पसंद थे। इसका मतलब क्या ये खाना हॉपर ने एल के लिए रखा था या फिर एल इसी दुनिया में है या फिर वो दूसरे दुनिया से आके यहाँ पे खाना खाती थी। ये सारे सस्पेंस गाइज हमें अगले सीजन में बताए जाएंगे। यहाँ पे जॉयस खाना बनाती है जिसके बाद जॉन और विल दोनों टेबल पे आते हैं। विल हाथ धोने के बहाने से वॉशरूम में जाता है लेकिन तभी उसे वहाँ पे खांसी आने लगती है और तभी उसके मुंह से कीड़ा निकल के गिरता है। ये उसी के जैसा था जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर उसके मुंह के अंदर पहले भी था। ये सारी चीजें विल को अलग नहीं लग रही थी, वो शॉक में नहीं था बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये चीजें उसके साथ पहले भी हुई है। उसी टाइम पे विल पहले के जैसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, मानो कि उसे कुछ हो रहा हो और ये चीजें वो अपनी फैमिली के साथ शेयर भी नहीं करता है और वापस ये लोग बैठ के एक साथ डिनर करते हैं। इसी के साथ ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो क्या एल वापस आ जाएगी अगले सीजन में या फिर विल को कुछ और ही बीमारी हुई है, ये सारी चीजें तो गाइज हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सीजन में, तब तक के लिए टाटा।